नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मोस्टर क्लासेस में। तो एज यूजुअल आपको पता होगा कि हम लोग बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को कवर कर रहे हैं और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 2 में आ चुके हैं। इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं या नहीं देखे तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो सीरीज में एज यूजुअल आपको पता होगा कि हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं अगस्त 2023 से न्यूज़ इवेंट्स कवर कर रहा हूँ फॉर बिहार करंट अफेयर सीरीज में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फरवरी महीने के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्मार्ट ग्राम पंचायत। ठीक है, तो स्मार्ट ग्राम पंचायत जो स्कीम है बेसिकली वो लॉन्च हुआ, इनॉग्रेट हुआ है। स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो उसका मेन जो मोटो है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, और ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ था? तो पपरौर ग्राम पंचायत ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये इनॉग्रेट हुआ था बिहार के। और द प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सटेंड द पीएम वानी जो स्कीम है ना, पीएम वानी स्कीम के बारे में थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वानी यानी वाईफाई, सॉरी वानी मीन्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये भी बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा पीएम वानी का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये इंटरनेट फैसिलिटीज जो है हर ग्राम पंचायत, जो ज्यादातर ये रूरल एरियाज के लिए ही ये बनाया गया है, ताकि रूरल एरिया जो है कनेक्टिविटी वहां पर बूस्ट हो सके। ठीक है, और बहुत सारे इनके जो डिजिटलाइजेशन के जो फायदे हैं वो हो सके, है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डीबीटी ट्रांसफर होता है, वो सब हो सकता है। एजुकेशन में हेल्प कर सकता है वहाँ के बच्चों को। फिर हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड हो सकती है ना। बहुत कुछ फार्मर्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, फिनेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, सबके लिए ही जो है डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फंडेड अंडर द रिवैम्प्ड। ये फंडेड पहले किस में हो रहा था? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आरजीसीए के अंतर्गत हो रहा था। ठीक है, एंड द प्रोजेक्ट टारगेट्स, ये हो रहा था 455 ग्राम पंचायत ऑफ 37 ब्लॉक्स ऑफ बेगूसराय एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बेगूसराय रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है ये बिहार में जो है सबसे वन ऑफ द मतलब वैसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज्यादा है। जैसे पटना हो गया, बेगूसराय, रोहतास, ये सब डिस्ट्रिक्ट का पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़े बहुत डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर 455 ग्राम पंचायत और 37 ब्लॉक्स, इन दो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है, कोई हुनर सीखना चाहता है तो वो भी सीख सकते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द रूरल लाइफ। ठीक है, साथ ही साथ वो बिजनेस करना चाहता है, सब कुछ आप डिजिटलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फार्मर, आर्टिसंस, वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब के लिए ही, हर तबके के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट ये रह जाता है। ठीक है, अब हम लोग पीएम वानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पीएम वानी, एज यू नो, इट स्टैंड फॉर व्हाट? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और ये जो स्कीम हुआ था, लॉन्च हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से हुआ था, डॉट से, इन दिसंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, तो बॉल्स्टर द पेनिट्रेशन ऑफ पब्लिक वाईफाई। ठीक है, ये पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट टू एस्टैब्लिश रोबस्ट डिजिटलाइजेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द नेशन। ये पूरे इंडिया के लिए हुआ था पीएम वानी स्कीम जो है, और ये ज्यादातर रूरल एरियाज के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि रूरल एरियाज के लिए है कि अर्बन एरिया के लिए है, वाई पीएम वानी किसके लिए स्टैंड करता है, तो सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए। रूरल के लिए कि अर्बन के लिए है, डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने के लिए है, पब्लिक हॉटस्पॉट, है ना। तो ये सब चीजें की पॉइंट्स, कीवर्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके मेंस राइटिंग में भी लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, फिर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ
पंचायती राज के अंतर्गत आता है, जो 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो लेटर इट वाज रिवैम्प्ड एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ आरजीसीए approved for the implementation of this 2022 से 23 to 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक ये होगा, of elective representatives of पंचायती राज institutions। ठीक है, एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवैम्प्ड यानी चेंज किया हुआ है, मॉडिफाइड किया गया है, टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द पंचायत टू डिलीवर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कितने हैं, 17 गोल्स है। तो ये 17 के 17 गोल्स भी आपको अगर याद होते तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एनवायरमेंट से रिलेटेड भी है बहुत सारे, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखने के लिए, मेंस राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो विच आर कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ पंचायत। तो पंचायत से रिलेटेड जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंतर्गत आते हैं, उनमें 17 में से जितने भी आते हैं वो सब क्या होता है, तो आरजीएसए के अंतर्गत ही ये सब कुछ काम होता है। और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन पंचायत का, उनका ये दायित्व बनता है कि ये सब प्रोवाइड किया जाए उन रूरल एरियाज में, और उनके जो भी पंचायत में वो रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक है, आयुष रीजनल रिव्यू मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये दो अलग अलग मिनिस्ट्री है, एक तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और दूसरा है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली एक आयुष रीजनल मीटिंग हुई थी, और कौन कौन से स्टेट्स उस आते थे उसके अंदर, तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स का जो मीटिंग हुआ था बेसिकली पटना में हुआ था, जो अरेंज किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया था। तो आयुष का बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये पहले मिनिस्ट्री नहीं हुआ करता था, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता था, हेल्थ केयर के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, लेकिन अब इसको एक अलग सा डिपार्टमेंट बना, अलग सा मिनिस्ट्री बना अलॉट कर दिया गया है। आयुष में ए जो है ये स्टैंड फॉर आयुर्वेदा होता है। ठीक है, आयुर्वेदा। फिर वाई जो स्टैंड फॉर होता है यूनानी होता है। ठीक है, सॉरी, वाई स्टैंड फॉर योगा। ठीक है, यू स्टैंड फॉर यूनानी। ठीक है, एस स्टैंड फॉर सिद्धा से, ठीक है, सिद्धा, एंड एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष में ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर योगा, यू स्टैंड फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो जो नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब जो अलग अलग ब्रांच ऑफ मेडिसिन कह सकते हैं, जिसमें एलोपैथी भी एक ब्रांच है, जो ज्यादातर हम लोग जो दवाइयाँ यूज करते हैं या ट्रीटमेंट सर्जरीज होते हैं वो एलोपैथी के अंदर होते हैं। लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो एलोपैथी से सही नहीं होते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाई या एलोपैथिक इलाज से बहुत सारे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो ये सब जो आयुर्वेदा, योगा, इन सब से साइड इफेक्ट कम होता है, भले इसमें टाइम ज्यादा लगता है ठीक होने में, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स कम होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अलॉन्ग विथ एलोपैथी दिस ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिसिन जो है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी को भी प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग ऐसी बीमारियां हैं जो इन सब मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। ठीक है, the Ministry of Ayush is actively supporting state and union territories in implementing various initiatives taken by the जो नेशनल आयुष मिशन के अंदर हो रहा था, नैम जिसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आयुष हॉस्पिटल्स बनाने हैं, क्लिनिक्स बनाने हैं, तो वो सब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बेसिकली इस रीजनल मीटिंग में तय किया था। तो विजन वही है, प्रोवाइडिंग Ayush healthcare services across the country, and NAMS also aims to strengthen and enhance the Ayush healthcare facilities, जो मैं कह रहा था। ठीक है, and Ministry of Ayush is allocated कितना, तो 1712.54 करोड़ जो है वो इन 7 स्टेट को एलोकेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने अपने स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में। और ये सब जो हो रहा था नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, और इसमें इसी के थ्रू क्या हुआ, 58 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल अलॉट किए गए हैं, जिसमें से 14 जो है वो ऑपरेशनल हो गए, बन के रेडी भी हो चुके हैं, और बाकी जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, बनने वाले स्टेट में है, और कुछ जो है अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आयुष हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आउट ऑफ द प्लान 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, तो ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 4,235 जो है
हैज बीन सपोर्टेड, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सपोर्ट किया और इतना जो है 3429 जो है वो फंक्शनल भी हो गए इन सारे स्टेट्स में, ठीक है, इन 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ठीक है। एंड द स्टेट्स वर अर्ज टू एक्सेलरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो हॉस्पिटल के साथ साथ इनके जो स्टडीज है, इनका अलग अलग कोर्सेज जैसे BMH है ना, होम्योपैथी के लिए होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी, है ना, ये सारे जो आयुर्वेदा के लिए होते हैं, तो उन सब का कोर्सेज जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना भी ज़रूरी है, उनका कॉलेजेस बनाना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लैब्स बनाना, रिसर्च फैसिलिटीज़ बनाना, ये सब इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ were specifically encouraged to undertake the national program on Ayush for morbidity management and disability prevention ऑफ कौन सी बीमारी के लिए, तो ये लिम्फेटिक फिलारियसिस के लिए हो रहा है। तो इन 3 स्टेट में जो है लिम्फेटिक फिलारियसिस का बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, ये इन 3 स्टेट। अब लिम्फेटिक फिलारियसिस क्या है वो भी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नेशनल आयुष मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये लॉन्च हुआ था मेनली सितंबर 2014 में हुआ था, ठीक है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो मैं जैसे कहा पहले ये डिपार्टमेंट हुआ होता था जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता था, लेकिन उसके बाद में वो नया चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक सेपरेट बना दिया गया मोदी गवर्नमेंट में। फिर दिस स्कीम ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सपेंशन ऑफ आयुष सेक्टर टू प्रमोट होलिस्टिक हेल्थ ऑफ इंडियंस, है ना, आयुष सेक्टर को जैसे मैंने बता रहा था ये सब। एंड द मिशन ऑल्सो एड्रेसेस द गैप्स इन हेल्थ केयर सर्विसेज। सारा जो इलाज है वो एलोपैथिक से नहीं हो सकता है, बहुत सारे गैप्स लूप होल्स रह जाते हैं, जिससे आयुष वाला जो मिनिस्ट्री है वो इनकलकेट करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो थ्रू सपोर्टिंग एफर्ट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर प्रोवाइडिंग आयुष हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन इन द कंट्री, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था नाम के बारे में, नेशनल आयुष मिशन, कुछ डेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिम्फेटिक फिलारियसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है एलिफेंटियासिस एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। एलिफेंटियासिस क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि लिम्फेटिक फिलारियसिस एक है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां जहां प्रेजेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिक्स बोला जाता है। तो उनके बीच में ये ज्यादातर जितने भी कंट्रीज आते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा बीमारी प्रेवलेंट रहती है। तो ये काफी ज्यादा नेग्लेक्टेड भी है, बहुत ज्यादा इस पे गवर्नमेंट हो, NGOs हो, लोग भी बहुत ज्यादा एम्फोसिस नहीं देते हैं, ठीक है। और कहा जाता है बहुत सारे रिपोर्ट में इट इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट डिसेबलिंग डिजीज आफ्टर मेंटल हेल्थ, तो ये भी बताया गया है। तो इट इम्पेयर्स द लिम्फेटिक सिस्टम एंड कैन लीड टू एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो ये देख लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरे बॉडी में, जो वो हमारा स्पेशली लोअर लिम्स है, हाथ पैर सब जगह जो है लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो फैला रहता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली एक पैरासाइटिक डिजीज है, तो वो एक पैरासाइटिक कीड़ा होता है जो अंदर घुस जाता है और वो अपना जो रिप्रोडक्शन करता है और अपना पॉपुलेशन जो है, अपना साइज जो है वो बढ़ाते रहता है। उसके कारण क्या होता है, जो जहां पर भी ये कीड़ा काटता है वहां पर क्या होता है उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, और जो पैर हो या हाथ हो वो हाथी के पैर या हाथी के हाथ जैसा एक तरह से बन जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत देखने में उतनी अच्छी ऑब्वियसली नहीं लगेगी, तो ये सोशल स्टिग्मा भी कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पैर में काट रहा है तो आपका एक पैर ही क्या होगा, हाथी के पैर की तरह बन जाएगा, बाकी जो हाथ पैर है वो नॉर्मल रहेगा। अब क्योंकि ये फैल जाता है तो इसका सर्जरी भी बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जैसे देख सकते हैं इस फोटो में, ठीक है, हाथ पैर देखिए सही है, नॉर्मल है, लेकिन दोनों पैर में कटा हुआ तो ये कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गन्स एंड लिम्स। तो जैसे बोले तो पूरे बॉडी में फैला हुआ, और ये जो फ्लूइड बैलेंस होता है जिसको लिम्फ फ्लूइड भी कहा जाता है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे इम्यून सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो अगर हमारा डिफेंस सिस्टम ही टूट जाएगा तो ये बीमारी होना बहुत आसान से हो जाएगा। तो इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब ये जो है बेसिकली एक पैरासाइट से होता है, ठीक है। पैरासाइट्स यानी जो हम पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्टो पैरासाइट और एक एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो बाहर में रहकर हार्म करते हैं,
ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाहर में रहता है उसको भी हार्म करता है। और एंडो पैरासाइट जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाते हैं, फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और फिर हार्म करते हैं। तो ये जो है फिलारियासिस जो है वो एंडो पैरासाइट है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर में घुस जाता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। ठीक है, और इस ये जो कीड़ा होता है बेसिकली राउंड वर्म्स होते हैं। ठीक है, और ये राउंड वर्म्स होते हैं, और ये जो बीमारी है जो अगर किसी को हुआ है तो उससे दूसरे इंसान को भी फैल सकते हैं, इसीलिए इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज भी कहा जाता है। तो इसको जो वेक्टर है वो होता है, उसको सैंड फ्लाई बोला जाता है। तो सैंड फ्लाई जो है इस बीमारी को एक दूसरे से फैलाता है, लेकिन जो मेन ऑर्गेनिज्म है जो ये कॉज करता है वो पैरासाइट है। वो पैरासाइट कौन है? तो राउंड वर्म्स है। ठीक है, और ये राउंड वर्म्स या उसको फिलारियल वर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि बीमारी का नाम फिलारियसिस है तो फिलारियल वर्म्स कहा जाता है। तो थ्री टाइप्स ऑफ फिलारियल वर्म्स होते हैं, लेकिन 90% जो केसेस होते हैं इनसे होता है। यूकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, यूकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है 90% ऑफ फिलारियसिस या एलिफेंटिसिस जो बीमारी होती है इसी फिलारियल वर्म के कारण होता है। जो 10% बच गए वो इन दोनों के कारण होता है, ब्रूगिया मलई और ब्रूगिया तिमोरी। ठीक है, ये मलई जो है मलेशिया से बिलोंग करता है, मलेशिया वाले रीजन। और तिमोर जो तिमोर लेस्ले, ये जो इंडोनेशिया फिलीपींस के आसपास में जो ओशनिक कंट्रीज है ना, पैसिफिक ओशन में, वहां से बिलोंग करता है। तो ये वहां से ये नाम है। तो यूकेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रहना चाहिए। 90% ऑफ द कॉजेज जो होता है फिलारिसिस का इसी से होता है। ड्रग ट्रीटमेंट भी है इसका। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 3 ड्रग ट्रीटमेंट, जिसको ट्रिपल ड्रग थेरेपी भी कहा जाता है, फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस, जिसको ट्रीटमेंट जो होता है वो ट्रिपल ड्रग कौन सा है? तो आईडीए फॉर आइवरेमेक्टिन, फिर डाइथल कार्बामाजाइन, साइट्रेट एंड एल्बेंडाजोल। ये 3 जो है दवाइयां जो है तीनों एक साथ खाना कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन मैं इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसी बीमारी है, आपको किसी को पता है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर से, सर्टिफाइड डॉक्टर से जाइए, फिर वहां पर ये उसका इलाज कराइए। ये इसको मैं प्रोमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन दी गई थी WHO के साइट पे। ठीक है, तो IDA, तो ये ट्रिपल डोज वैक्सीन, मतलब एक तरह से ट्रिपल डोज ड्रग्स है। ठीक है, और इसको जो है 2 साल तक कंज्यूम करना पड़ता है ड्रग्स, क्योंकि जो राउंड वर्म्स होते हैं उसका लाइफ साइकिल जो होता है लगभग 4 साल के आसपास होता है। तो उसको किल करने के लिए इसको लगातार जो है 2 साल तक कंजिक्यूटिवली हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसको भी इस पर्सन को होता है लिम्फ। तो काफी ज्यादा पेनफुल होता है ये बीमारी। ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। फिर सिनेरियोज इन इंडिया देख सकते हैं कि लिम्फेटिक फिलारियसिस जो है एस्टिमेटेड जो केसेस है 650 मिलियन इंडियंस अक्रॉस 21 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर रिस्क ऑफ एलिफेंटेशियसिस। ठीक है, तो इतने पीपल जो है रिस्क पे है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो 40% जो वर्ल्ड वाइड केसेस होते हैं वो इंडिया से ही आते हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा इंडिया में होता है, लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में कभी प्रचार, आपने कभी न्यूज में भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रचार करना चाहिए जिसको वो किया ही नहीं जाता, जिसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट लॉन्च द एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियोसिस इन 2018। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपकी मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलियरियोसिस इन 2018 एंड एज अ पार्ट ऑफ इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स टू टुवर्ड्स एलिमिनेशन, इस बीमारी को एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए IDA ट्रीटमेंट जो ट्रिपल ड्रग थेरेपी है वो किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है No+2 क्लासेस इन कॉलेजेस इन बिहार। ठीक है, तो जनरली जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे से ही क्या, कॉलोनियल टाइम पे ही क्या होता था, क्लास 10 तक जो है हम लोग एक स्कूल में पढ़ते थे। फिर जो 11th 12th जो होता था उसको हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते थे। ठीक है, और ये क्यों होता था? क्योंकि उस समय में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, सेपरेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। ठीक है, तो पहले ऐसे भी होता था कि कॉलेजेस और स्कूल्स एक ही होता था, मॉर्निंग में स्कूल बन जाता था और दोपहर से लेकर शाम तक वो कॉलेज में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो वैसा भी बहुत सारा होता था। तो जनरली 11 12 को जो है बच्चे पढ़ते थे, 11 12 जिसको आज के टाइम पे हम लोग +1 +2 कहते हैं, वो बच्चे लोग जो थे वो ज्यादातर कॉलेजेस में पढ़ते थे। तो ये जो सिस्टम है ना, 11 12 को कॉलेजेस में, या जिसको जूनियर कॉलेजेस भी कहा जाता है, बहुत अभी भी बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में
अभी भी ऐसा चलता है। तो ये जो है बिहार गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब 11-12 के जो बच्चे होंगे वो उनको स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कॉलेजेस में नहीं होंगे। तो यही वो न्यूज़ है। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द +2 इंटरमीडिएट क्लास बीइंग हेल्ड इन कॉलेजेस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और जो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन द इंटरमीडिएट एजुकेशन तीनों ही स्ट्रीम के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए, विल नाउ बी इम्पार्टेड ओनली इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ही क्लास 12 तक स्कूल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1956 था, ठीक है, तो डीलिंकिंग ऑफ इंटरमीडिएट फ्रॉम कॉलेजेस ये यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1956 में ही आ चुका था। ठीक है, बट बिकॉज इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैन पावर नहीं था, उतने टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैब्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते थे उस समय, बने नहीं थे, इसीलिए अभी तक कॉलेजेस और स्कूल्स वाला जो था सिस्टम एक साथ चलते आ रहा था। ठीक है, फिर नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसीज आए उसमें भी ये बताया गया था कि 10+2 वाला फॉर्मेट लाने के लिए, है ना। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है वो भी वैसा ही कहता है। ठीक है, इसीलिए, और अभी तो क्या है, बहुत सारे टीचर्स जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए भी बहुत सारे टीचर्स, ठीक है, उनको नौकरी मिली है, सेकेंडरी लेवल्स के लिए भी मिली हुई है। तो टीचर्स है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, तो अब इनको डिसकंटिन्यू करना बहुत सही काम है। ठीक है, एंड द बिहार गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन अ पॉलिसी टू हैव वन हायर सेकेंडरी स्कूल इन एवरी पंचायत। तो हर पंचायत में एटलीस्ट वन हायर सेकेंडरी स्कूल जो होगा वो बनाना एक तरह से कंपलसरी बना दिया गया है ना, कि बिहार गवर्नमेंट वो बनाने का एम रख रहा है कि, और ये जो जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स होते थे जो क्लास 10 तक होते थे उनको अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। आपने आपके आसपास के गांव में भी ऐसा होते हुए देखे हुए होंगे कि जो पहले सेकेंडरी स्कूल था वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट हो गया, बड़े बड़े अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था ये न्यूज भी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन्स फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो ये जो हो रहा है अमृत भारत स्टेशन के तहत हो रहा है। इसके बारे में मैं पहले भी किसी महीने में न्यूज इवेंट कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली ये लीड करते हैं फाउंडेशन ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ 33 रेलवे स्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 72 अदर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। तो क्योंकि उस समय में इलेक्शन का माहौल था तो ऑब्वियसली ये सारे उस समय इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार नहीं आए थे। ठीक है, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो हमारा पटना का एयरपोर्ट है वहाँ पर बड़े बड़े प्लेन जो है वो लैंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ज़्यादातर जो एफर्ट्स है वो अपने होम स्टेट में लगाते हैं, लेकिन बिहार में वैसा लगाने का उनका जब इलेक्शन आता तभी उनका ख्याल आता है। तो रीडेवलपमेंट ऑफ 33 रेलवे स्टेशन, बस 33, कितने सारे स्टेशन है उसमें से 33 में, एंड 72 अदर प्रोजेक्ट जो है वो किए हैं। और ये सब जो है वो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन्स के अंदर आता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अंडर द भारत अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है, तो एक ट्रेन भी है, ऑरेंज ब्लैक एंड ट्रेन जो लॉन्च हुआ है वो अमृत भारत ट्रेन है। ठीक है, और एक स्कीम है, ये जो स्कीम है ये स्टेशन के लिए बनाया गया। तो स्टेशन में जो है मॉडर्न फैसिलिटीज मेनली प्रोवाइड करने के लिए, साफ सफाई हो, एलिवेटर एस्केलेटर प्रोवाइड हो। ठीक है, वहाँ पर आपके कैफेटेरियाज बने हो खाने पीने के लिए, वेटिंग हॉल्स हो। ठीक है, वो सब चीज़ें जो है बेसिकली ट्रेड बिजनेस हो सके, इसीलिए जो है स्टेशंस को अपग्रेड या रीडेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और जो 33 स्टेशन हैं आप देख सकते हैं कौन कौन से रीडेवलप करने के लिए, बरौनी, सिवान, मुंगेर, थावे, सबरौर, अररिया, शिवनारायणपुर, दौरम, मधेपुरा, देहरी ऑन सोन, गरौरा, खरगोला रोड, चौसा, लहरिया सराय, बांका, सिमरी, बख्तियारपुर, सुपौल, नवादा, रक्सौल, मोतीपुर, लखीसराय, मसरक, रफीगंज, मैरो, पीरो, विक्रमगंज, लाभा, जनकपुर रोड, चकिया, नबीनगढ़ रोड, घोड़ासाहान, फिर सलमरी, एकमा, शाहपुर, पटोरी, ये सारे जो है ये 33 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। तो ये जितने भी आप रेलवे स्टेशन देखेंगे ये सब जो है मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी उतने अच्छे नहीं थे। कुछ कुछ रेलवे स्टेशन जैसे मसरक हो गया, वो सब रेलवे स्टेशन मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है। ठीक है, तो under the project stations will be redeveloped as city centers with provisions of amenities like shopping zones, food court, kids play area। तो ऐसा बनाया जाएगा जिस तरह से एयरपोर्ट्स होते हैं, है ना। तो जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं
जैसे फैसिलिटीज होती है एयरपोर्ट्स में उसी तरह से बनाया जा रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इन सब स्टेशन में ये जो फैसिलिटीज एयरपोर्ट जैसे फैसिलिटीज अभी 10-15 साल में हो पाएगा। फ्यूचर में भले हो सके लेकिन अभी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे स्टेशन जो है बहुत उतना फैसिलिटीज ऑलरेडी नहीं है, तो एयरपोर्ट फैसिलिटीज इतना जल्दी देना संभव भी नहीं है। तो ये इलेक्शन के लिए था इसीलिए बना दिया गया। जैसे एंट्री एंड एग्जिट, ये तो बेसिक चीज़ है, एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, मल्टी लेवल पार्किंग, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, लाउंज दे दिया जाए तो बड़ी बात है, एग्जीक्यूटिव लाउंज का तो बड़ी बात है। वेटिंग एरियाज, ट्रैवलर, ये सब रीडेवलप्ड स्टेशन में बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन में जो है वो बन भी चुका है, ऐसा नहीं है, बन भी चुका है बहुत सारे रेलवे स्टेशन में, लेकिन बिहार में बनना थोड़ा लेट जरूर होगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है, इसमें 1309 स्टेशन पूरे इंडिया में जो है उसको रीडेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरे 1309 अगर परसेंटेज निकालेंगे तो देख लीजिएगा कितना परसेंटेज होता है, कितना कम परसेंटेज जो है बिहार में रीडेवलप किया जा रहा है। तो मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज अलॉन्ग विथ वेल डिजाइन ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटरमोडल इंटीग्रेशन, साइनेज फॉर गाइडेंस ऑफ पैसेंजर। ठीक है, तो सिर्फ पैसेंजर के लिए ही अच्छा नहीं किया जा रहा है, पैसेंजर के साथ साथ जो रेलवे कर्मचारी है, ठीक है, उनके लिए भी बेहतरी किया जा रहा है। ठीक है, मॉडर्न फैसिलिटीज, ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटरमोडल इंटीग्रेशन, वो सब भी लाया जा रहा था कि जो रेलवे के कर्मचारी उनको भी बहुत आसानी हो काम करने में, क्योंकि उनका भी वो काम बहुत ज़्यादा टीडियस, बहुत मुश्किल में जाता है। और ये जो स्कीम लॉन्च हुआ था फरवरी 2023 में ही हुआ था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज जो है, पता ही है कि रेलवेज अलग अलग जोन्स में बटे हुए हैं। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ईसीआर, तो आप ट्रेन से जब भी गुजरते होंगे इन सब स्टेट में, तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको दिख जाता होगा ईसीआर लिखा हुआ है ना। तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है हाजीपुर, हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में। तो फॉर्म हुआ था 1 अक्टूबर 2002 में, और इसको कार्व किया गया था, अलग किया गया था बाय द सोनपुर एंड समस्तीपुर डिवीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो सोनपुर समस्तीपुर डिवीजन जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में है, धनबाद दानापुर मुगल सराय जो है ईस्टर्न रेलवे में आता है, ईआर में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेशन जोन जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी रेलवेज वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए डिटेल्स तो उसके बारे में भी मैं अलग से एक बना दूंगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करते हैं, वो है बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम ऑफ 2024। इसके बारे में भी मैंने पहले भी जिक्र किया था, बिहार उद्यमी योजना के लिए, जिसमें बिहार के जो पुअर फैमिलीज हैं, ठीक है, लगभग 94 लाख या 9.4 मिलियन फैमिलीज हैं, उनको जो है उनके किसी एक पर्सन को जो है हर फैमिलीज में से 2 लाख रुपया जो है पर फैमिली मिलेगा, ताकि वो एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, और ये जो लाख रुपया मिलेगा वो भी एक बार में नहीं मिलेगा, पहला इंस्टॉलमेंट में 1 लाख मिलेगा, फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट में 75,000 और तीसरा में 25,000 करके, ऐसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटेड द बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम टू असिस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिलीज टू स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज हैं लेकिन पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो उन्हीं फैमिलीज को बेसिकली वो लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अंदर द स्कीम में 50 बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट किया गया, और ये जो हुआ है कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन सिस्टम से हुआ है, रैंडमली लॉटरी सिस्टम से हुआ है। ठीक है, एंड 2.76 करोड़ पीपल इन द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन द कास्ट बेस्ड सेंसस, इसमें से 94 लाख फैमिलीज जो है वो पुअर कैटेगरीज में आता है। और पुअर कैटेगरीज का क्या कैटेगरी है कि जिस जिस भी फैमिली का अगर मंथली इनकम 6,000 से कम हो, फैमिली इनकम बोल रहा हूँ, 6,000 से कम हो, तो उनको पुअर फैमिलीज के कैटेगरी में रखा जाएगा। 6,000 से अगर ज्यादा आपका फैमिली इनकम है एक महीने का, तो आप पुअर फैमिली नहीं है। तो भी देखिए इतना कम रकम है, फिर भी बिहार में 94 लाख फैमिलीज है। ठीक है, और बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम जो है लॉन्च किया था अभी रिसेंटली 2024 में ही, जैसे मैं बताया। स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 2 लाख पर पर्सन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। एन इन्वेस्टर कैन फंड स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, सर्विस सेक्टर, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, फिर अपना कुछ दुकान उकान खुल सकते हैं। तो ये सब जो है ये स्मॉल बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम में हो रहा है। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, विमेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है विमेंस, फिर जो पिछड़ा वर्ग है SC ST OBC EBC के लिए अलग अलग इसमें भी बनाया गया है कैटेगरीज, कास्ट बेस्ड भी दिया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वर्ल्ड बैंक लोन फॉर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी मंजूरी दी गई है। तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस हैज ग्रांटेड अप्रूवल, जो वो अप्रूवल दे दी गई है। बिहार गवर्नमेंट को चाहिए था लोन, ठीक है, बेसिकली फॉर बहुत सारे रिवर लिंकिंग और जो कोसी बराज से रिलेटेड है जो है, ठीक है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है उसके लिए लोन चाहिए था। तो लोन चाहिए था तो वो वर्ल्ड बैंक से बिहार गवर्नमेंट को लोन चाहिए था, तो उसको अप्रूवल किसने दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया। अब जो बिहार गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड बैंक से डायरेक्टली लोन ले सकता है फॉर इट्स एम्बिशियस, कौन सा प्रोजेक्ट है, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब डिटेल्स देखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो है द स्टेट गवर्नमेंट ऑनगोइंग इनिशिएटिव जो है, बिहार गवर्नमेंट की हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय है ना, 7 निश्चय स्कीम के अंतर्गत, फिर जल जीवन हरियाली अभियान जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये सब जो है 6 ईयर्स के लिए तो चल ही रहा है। तो इन सब के तहत ही जो है ये वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया जा सके, ठीक है। और इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 4,415 करोड़ खर्च होने वाला है इसमें, जिसमें 30% जो है वो बिहार गवर्नमेंट खुद खर्च करेगा, बाकी का जो 70% है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, ठीक है। तो 4,415 करोड़ पूरा खर्च होगा, जिसमें से 30% जो खर्चा है वो बिहार गवर्नमेंट उठाएगा, बाकी का 70% जो है वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा। और ये जो लोन होता है बेसिकली सॉफ्ट लोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत कम होता है, 1%, उससे भी कम परसेंटेज में 0.5% भी बहुत बार होता है कि उसमें भी लोन दिया जाता है। तो वैसे टाइप ऑफ लोन को सॉफ्ट लोन कहा जाता है, ठीक है। एंड इट विल एड्रेस द लॉन्ग पेंडिंग वेस्टर्न कोसी कनाल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखते होंगे कि बहुत बार अभी भी सिचुएशन वैसे ही है, नॉर्थन बिहार में पूरा बाढ़ लाइक सिचुएशन है। कोसी हमेशा जिसको सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, बहुत सारी जो नदियां हैं बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, वहाँ पर फ्लड आते ही रहती है ना। तो उसको मैनेज करना और जो पुराने पुराने डैम्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जगह नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्रूशियल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिवर ऐसे हैं जहाँ पर पानी बहुत है और कुछ ऐसे रिवर हैं जहाँ पर पानी बहुत कम है या सूख चुका है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से अगर जहाँ कम है पानी वहां पर अगर उसको लिंक कर दिया जाए तो जो पानी की समस्या या सूखा का समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो फिर कंट्रोल ऑफ एक्सेस वाटर फ्लो फ्रॉम मेजर रिवर्स टू मिटिगेट फ्लड्स या ड्रॉट लाइक सिचुएशंस को भी हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एम्प्लॉइंग न्यू टेक्निक्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट। तो रिवर एम्बैंकमेंट भी बनाना, उसको कॉन्क्रिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आसपास में घर होते हैं रिवर्स के किनारे, वो जब भी बाढ़ आता है तब भी उनके घर जो है बहा के लेके चल जाते हैं, इतना पानी होता है, ठीक है। और नेपाल के थ्रू बहुत सारे रिवर्स आते हैं ना, तो रिवर्स वाले जो आप स्टैटिक ज्योग्राफी में पढ़े होंगे उसमें रिवर्स के बारे में, ठीक है। एंड एडवांस्ड मेजर्स विल बी आल्सो इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल एरियाज रिलेटेड टू जो गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, इन सब रिवर्स में, है ना, ताकि ये जो इरोजन होता है, फ्लडिंग वाला सिचुएशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान सकते हैं कि इट वाज क्रिएटेड इन 1944 और उस समय में इसको कहा जाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD कहा जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, ठीक है। उसी समय लगभग वर्ल्ड वॉर भी खत्म जस्ट हुआ था, ठीक है। अलॉन्ग विद IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सब क्या है, IBRD फिर वर्ल्ड बैंक बन जाता है। यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एजेंसीज हैं, जैसे आप यूनेस्को के बारे में सुनते होंगे, यूनेस्को एजुकेशन चाइल्ड से रिलेटेड, फिर यूनिसेफ है ना, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज है। तो वर्ल्ड बैंक भी उसी तरह से है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ए यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर 5 इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा प्रोवाइड करता है ताकि वैसे कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके,
पॉवर्टी को कम किया जा सके, सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, तो वर्ल्ड बैंक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद IMF, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे मैंने बताया यूनाइटेड नेशन से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, ITU, इस सब के बारे में स्पेशल एजेंसीज जो है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतने सारे न्यूज इवेंट्स को कवर करेंगे और इसी के साथ ही हमारे फरवरी महीने के जितने भी न्यूज थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 देख चुके हैं, पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो, सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसमें हम लोग टिल देन बाय बाय, जय हिंद।